Hello, dear class 10 students. Welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhyani, your English educator. My dear class 10 students, I hope सब रेडी होंगे आज के इस MCQ यानी क्विज के सेशन के लिए। यानी आपकी जो पोअम है अ टाइगर इन दी जू फर्स्ट फ्लाइट बुक की, इसका ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन एंड समरी एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड। नाउ इट्स हाई टाइम कि हम फोकस करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बार बार मैं क्यों कह रही हूँ कि ये क्विज के फॉर्म में होगा, बिकॉज आपको पता है आपके स्क्रीन पे एक सवाल आएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। सो नाउ जितने भी एमसीक्यूज है ना, ये चैप्टर के इन बिटवीन पूछे जाते हैं लाइन से, तो इससे क्या है ना, हमारा पूरा जो लेसन या पोएम है वो रिकॉल हो जाएगी। सो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की एंड बी रेडी इन द कमेंट सेक्शन टू गिव द आंसर्स। ऑलराइट, सो टोटल अराउंड 50 नंबर ऑफ एमसीक्यूज है। कहाँ देना है आंसर? तो या तो आप एक चीज कर सकते हो, मैं हमेशा 2 ऑल्टरनेट बताती हूँ। अपने साथ एक नोटबुक रखो, है ना। क्या रखोगे? अपने साथ एक नोटबुक रखो और एक पेन रखो। जैसे ही सवाल आता है क्या करो, सवाल डालो, जो ऑप्शन आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन डी है, ऐसे लिखते जाओ, है ना, फटाफट से। मैं आंसर बताती जाऊंगी, अगर आपका आंसर सही था तो टिक करो ईमानदारी से, गलत है तो क्रॉस करो। फिर लास्ट में आपको दिखाई देगा कि भाई कितने सही हैं कितने गलत हैं 50 में से। तो फॉर एग्जाम्पल आपके 45 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, ये स्कोर जो है आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। क्यों चाहिए मुझे स्कोर? मैम क्या करोगे स्कोर का? क्योंकि मैं देखूंगी कि आपकी प्रोग्रेस कितनी चल रही है। सिर्फ मैं ही नहीं, आपको समझ आएगा कि एग्जाम के लिए कितना फासला बाकी है हमारा। किसी के 40 आए, किसी के 45 आए, किसी के 49 आए, अरे किसी के और कम आए, तो उसमें घबराना नहीं है। उसमें यह है कि अच्छा इतनी तैयारी हमारी बाकी है, जो क्वेश्चंस गलत गए हैं उस पर हमें थोड़ा और फोकस करना है। ओके, इसी वे से अगर आप पढ़ाई करोगे, देखो टीचर तरीका तो आपको बताता है लेकिन आपको फॉलो करना है। इसी वे से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके टॉपिक्स और भी ज़्यादा इंग्लिश में स्ट्रांग होते जाएंगे। ऑलराइट, क्लियर है? तो उम्मीद करती हूँ इतनी देर मैं बोल रही थी तो सबकी नोटबुक्स आ गई हैं एंड यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस। चलिए, सो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो कि है व्हाट डज अ टाइगर हैव ऑन हिज बॉडी। अब आपको पता है पोएम की बात है, तो इस पोएम के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है कि टाइगर जो है, बाघ जो है, उसके शरीर पे क्या प्रेजेंट है। इज इट ए स्पॉट्स, बी स्ट्राइप्स, सी स्टार्स, और इज इट डी ऑल ऑफ द अबव। एक बाघ के शरीर पे क्या क्या प्रेजेंट है? बाघ है, शेर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके शरीर पे क्या प्रेजेंट है? स्पॉट्स यानी दाग प्रेजेंट हैं, स्ट्राइप्स यानी पट्टियां प्रेजेंट हैं, स्टार्स यानी सितारे प्रेजेंट हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो थोड़ा वक्त मैं दूंगी, आसान सा सवाल है, उम्मीद करती हूँ सबने आंसर दे दिया होगा। मैम इट्स ऑप्शन बी स्ट्राइप्स। वी ऑल नो जो कैट फैमिली से होते हैं, बिल्लियां हो गई, टाइगर्स हो गए, तो इनकी बॉडी पे आपको मस्त मस्त से ऐसे स्ट्राइप्स नजर आएंगे, पट्टियां नजर आएंगी। एंड कमाल की बात यह है कि इन सब में जो है ना अलग अलग स्ट्राइप्स, जैसे ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना अलग अलग, वैसे ही इन सभी टाइगर्स की बॉडी पे स्ट्राइप्स जो होते हैं वो डिफरेंट पैटर्न के होते हैं, राइट। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टाइगर हैज स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी। ओके, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेज, फटाफट से देना इसका आंसर। हाउ डज अ टाइगर फील इन अ केज। यानी हमें पता है कविता किसके ऊपर है कि एक टाइगर केज में है और एक टाइगर जब जंगल में है। तो केज में यानी शेर जब पिंजरे के अंदर होता है, शेर जब पिंजरे के अंदर होता है तो वो इन सब में से क्या फील करता है, क्या महसूस करता है? ए हैप्पी, बी कॉन्टेंट, सी फ्री, या डी एंग्री। इनमें से कौन सी फीलिंग्स होंगी? सो बड़ा ही ऑब्वियस आंसर है यार। आपको भी अगर एक पिंजरे में, एक 4 दीवारी के अंदर डाल के रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप खुश होंगे? नहीं मैम, खुश कहाँ से होंगे। अच्छा, कंटेंट वर्ड का मतलब सबको पता है, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, तो क्या वो संतुष्ट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो फ्री होगा? आजाद तो कहीं से नहीं होगा। 4 दीवारी पिंजरे के अंदर कोई शेर आजाद कैसे होगा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंग्री। हाँ जी बिल्कुल, वो कैसा होगा? गुस्से में होगा। सो हाउ डज अ टाइगर फील इन अ केज? ऑप्शन डी, एंग्री। होपफुली सभी ने ये आंसर दिया है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड धीरे धीरे मेरे साथ आप भी अपनी जो है स्पीड बढ़ाते जाएं। ओके, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाउ आर द पैड्स ऑफ अ टाइगर? ए वेलवेट, बी रफ, सी हार्ड, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्लियरली कविता में ये बताया गया था कि टाइगर के जो पैड्स हैं वो कैसे थे। पैड्स का यहाँ पे मतलब क्या होता है? ये जो नीचे पंजे होते हैं ना,
जैसे आपने बिल्ली के भी पंजे देखे होंगे, तो वो कैसे होते हैं? क्या वो वेलवेट जैसे हैं, या वो रफ है, हार्ड हैं, या ऑल ऑफ द अबव? सो आपको एक हिंट याद दिलाऊंगी, कैसे लिखा था कविता में, लाइन थी ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ये पोम की लाइन है। यस, इतनी बार पोम पढ़ोगे लाइनें याद हो जाएंगी। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ क्या बताया है, जो पैड्स है वो कैसे है, वेलवेट की तरह। वेलवेट क्या होता है, मखमल। जैसे मखमल का कपड़ा देखा है, कितना सॉफ्ट सा होता है। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी आपने कैट के भी कभी पैड्स देखे हो, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एकदम मखमली जैसे होते हैं। एंड तभी जब वो चलते हैं तो आवाज नहीं आती है, एकदम शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं। So what will be the correct answer? How are the pads of a tiger? Option A, velvet. क्लियर है? देखो MCQ बहुत ही बढ़िया होते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना, आराम से मार्क्स बटोर सकते हो, राइट? आराम से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। अगला सवाल है, what does the tiger hunt near the water hole? A, lions, B, elephants, C, deer, D, all of the above. अब कविता में ये बताया गया था कि जब हंटिंग, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो जंगल में होगा तभी करेगा। तो जब वो जंगल में होता है और कहाँ पे, नियर वाटर होल। वाटर होल क्या है मैं क्लियरली बता चुकी हूँ। जंगलों में जैसे मान लो ये लैंड है, ये नॉर्मल लैंड है, और यहाँ पे एक शैलो सी जगह है। शैलो यानी हल्का सा जो है ना गहराई है, और वहां पे जो है ना जब पानी भर जाता है, राइट, जब पानी वहां पे रहता है, तो जो भी एनिमल्स होते हैं ना आसपास वाले, वो पानी पीने सब यहीं आते हैं। तो वाटर होल के यहाँ हमें पता है टाइगर पीछे बढ़िया बैठा रहता है शिकार करने के लिए। किसका शिकार करने के लिए? मस्त खाते पीते डियर का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डियर। तो व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल? इट इज डियर। चलो, moving on to question number 5 on your screen, which says where do the tigers hunt the deer? तो पिछले सवाल से ही रिलेटेड सवाल है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है कि where do, यानी अब पूछा है, उन्होंने कहा हंट तो कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब ये बताओ कि कहाँ हंट कर रहे हैं? इन दी केज, नियर दी वाटर होल, नियर दी केज, या डी ऑल ऑफ दी अबव? तो अभी अभी जो सवाल देख के आए हो, कहाँ से गलत करोगे? ऑप्शन बी, नियर दी वाटर होल इज दी करेक्ट आंसर। यहीं पर टाइगर हंटिंग करता है। ऑल गुड, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच सेज where should the tiger be snarling? A, at the jungle's edge, B, at the cage's edge, C, in the cage, or is it D, all of the above? मैं कुछ सेकंड दूंगी क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन का मीनिंग बता दूंगी तो आई थिंक आंसर क्लियर हो जाएगा। आप बताओ कि टाइगर स्नाल कहाँ कर रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कविता में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि स्नालिंग का मतलब क्या है। तो आपसे पूछ रहे हैं टाइगर स्नालिंग कहाँ करता है? जंगल के किनारे, पिंजरे के किनारे, पिंजरे के अंदर, या सभी जगह करता है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएम आंसर देना है आपको, ठीक है? बोलो मैम वो तो कहीं भी स्नाल कर सकता है। हमेशा मैंने कहा है लिटरेचर में अपना दिमाग जब बोले तब लगाओ, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना, जो आपने कविता पढ़ी है, जो पाठ पढ़ा है, उसी में से आपको बताना है। तो कवि ने क्लियरली मेंशन किया था कि टाइगर कहाँ स्नाल कर रहा है। स्नाल का मतलब सबको पता है ना, स्नालिंग एक साउंड होता है। कौन सा साउंड? गरजने का या गुर्राने का, है ना? जैसे टाइगर गुर्राता है ना, तो ये उसका साउंड होता है, उसे कहते हैं स्नालिंग। जैसे लायन रोर करता है, राइट, डॉग बार्क करता है, वैसे टाइगर स्नाल करता है। तो कहाँ स्नाल करेगा, कब वो बढ़िया गुर्राएगा? जब वो फ्री होगा। फ्री कहाँ होगा? जंगल के किनारे, राइट। सो एट दी जंगल्स एज इज द करेक्ट आंसर। ये पूरी क्लियर लाइन आपकी पोएम में दी गई थी। ओके, चलिए, तो जिसने ऑप्शन ए दिया है वेरी गुड, एंड जिसके कुछ क्वेश्चंस गलत भी जा रहे हैं उसने डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको समझना है कि अगर इस पार्ट में गलती है तो हमें इसको फिर से पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन इज अ फिल अप व्हिच सेज अ टाइगर इज हैप्पी व्हेन डैश। ए, ही इज इन द केज, बी, ही इज नियर द केज, सी, ही फ्राइटन्स द विजिटर्स, और इज इट डी, ही इज फ्री इन द फॉरेस्ट? An easy peasy question it is. एक टाइगर, एक बाघ खुश कब होता है? Is it A, जब वो पिंजरे में हो, या वो पिंजरे के पास हो, या तब जब विजिटर्स आ रहे हो तो उन्हें फ्राइटन करना। फ्राइटन का मतलब क्या होता है? डराना, यानी विजिटर्स को डराने में उसे मजा आ रहा है, या फिर वो तब खुश होता है जब वो आजाद होगा जंगल में।
तो हमें पता है जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंसान की खुद की फ्रीडम, उसकी आजादी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अ टाइगर इज हैप्पी व्हेन ही इज फ्री इन द फॉरेस्ट। बड़ा ही आसान सा सवाल था ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जल्दी से देना इसका आंसर। What is the tiger's attitude towards visitors? यानी जब वो, आपको पता है जू में अगर आप लोग कभी गए हो तो जू में जब पिंजरे में एनिमल्स रखे होते हैं तो हम क्या होते हैं, हम विजिटर्स होते हैं, हम विजिट करने जाते हैं, देखने जाते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं, राइट। तो जो टाइगर बैठा रहता है उसका एटीट्यूड, किस तरह का नेचर था उसका विजिटर्स के प्रति? ए लविंग, बी हेटिंग, सी इग्नोरिंग, और इज इट डी थ्रेटनिंग? यानी प्रेम भरा एटीट्यूड था, यहाँ से नफरत आ रही थी, या वो इग्नोर, उसने ध्यान ही नहीं दिया, या डी थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग यानी उनको डराने वाला एटीट्यूड था। सो वी ऑल नो वो टाइगर इतना त्रस्त था अपने जू के जीवन से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक दिन में कितने हजारों जो है ना विजिटर्स आते थे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो क्या करता था, उन्हें इग्नोर करता था, वो ध्यान भी नहीं देता था कि मुझे देखने कोई आया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इग्नोरिंग द विजिटर्स। ओके, चलिए अगला सवाल इस क्वेश्चन नंबर 9 विच सेज व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट? रात के टाइम, ये आई थिंक आप यस याद करेंगे, तो आपका जो कविता है उसके लास्ट स्टैंजा में दिया है कि रात के टाइम पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग का मतलब क्या है? ये वो गैस डीजल वाला पेट्रोल नहीं है, दिस इज PATROL। तो इस पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना। गश्त यानी गार्ड करने के लिए निकलते हैं ना, जैसे चेक करने के लिए। तो रात में कौन पेट्रोल कर रहा था? ए कार्स, बी टाइगर्स, सी डियर, या डी ऑल ऑफ द अबव? तो सिंपल सी बात है, जू में क्या होता है ना, पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग कार्स निकलती है वहां से पुलिस की, चेक करने के लिए सब ठीक तो है, सब एनिमल्स अपने पिंजरे के अंदर हैं एंड ऑल दैट। सो व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट? ए कार्स। ओके, पेट्रोलिंग कार्स। क्लियर? Great. Moving on to question number 10, that is how are the eyes of the tiger? इसी लास्ट स्टैंजा में जिसकी अभी बात करी थी, उसमें टाइगर की आंखों के लिए कौन सा एडजेक्टिव यानी कौन सा विशेषण यूज किया गया है, ये आपको बताना है। इज इट ए डल, बी ब्रिलियंट, सी स्लीपी, और डी सैड? कैसी बताई गई है टाइगर की आंखें? डल यानी सोती बिल्कुल ही जो है ना बुझी हुई सी आंखें बिल्कुल, ब्रिलियंट यानी बहुत ही चमकती हुई, सी स्लीपी यानी नींद में, या डी सैड? तो जिसने पोम पढ़ी है वही आंसर बता पाएगा, है ना, क्योंकि कुछ लोग इतनी देर से अंदाजा लगाएंगे कि टाइगर तो बड़ा ही दुखी था मैम, तो उसकी आंखें दुखी होंगी, लेकिन आप गलत है यार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्रिलियंट। क्लियरली लिखा था वहां पे ब्रिलियंट आईज। ब्रिलियंट आईज क्यों? क्योंकि ये जितने भी टाइगर, लायन और कैट्स वगैरह होती है ना, आपने कभी रात में अंधेरे में इनकी आंखें देखी, ऐसे शाइन करती है, ऐसा लगता है लाइट निकल रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली आई शाइन कहते हैं। ये एक साइंटिफिक जो है ना बायोलॉजिकल इनका जो है ना फीचर है एक्चुअली। इनकी आईज में है ना, आईज के रेटिना में बेसिकली एक लेयर प्रेजेंट रहती है, टेपिटम करके कुछ कहते हैं वो लेयर को, है ना, लेयर का एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, एक लेयर होती है। तो वो लेयर जो है ना रात में शाइन मारती है। क्यों मारती है? क्योंकि एनिमल्स जो है ना आसान रहेगा इनको अपना शिकार पकड़ने के लिए ना, हंटिंग के लिए, नाइट विजन के लिए बढ़िया रहता है ना। तभी आप नाइट में कभी देखा होगा, टाइगर वगैरह की पिक्चर देखी होगी, तो बिल्कुल ही ना आंखें इनकी चमकती है, आई शाइन करती है। क्लियर है? सो हाउ आर द आईज ऑफ द टाइगर? ब्रिलियंट आईज है उसकी, ब्रिलियंट यानी बिल्कुल चमकती हुई। ओके, चलिए, वेल डन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। बोलोगे मैम आंसर तो देख लिया, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं ईमानदारी से। चलो, Why is the tiger of the poem a tiger in the zoo lurking in the shadow? यानी जो आपने कविता पढ़ी है टाइगर इन दी जू, उसमें जो टाइगर है वो लर्किंग इन दी शैडो क्यों कर रहा है? अभी मैं किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगी, मैं तुम खुद सॉल्व करो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। ए टू कैच हिज प्रे, बी टू अटैक द डियर, सी टू स्केयर अवे द क्रोज, और इज इट डी बोथ ए एंड बी? तो शैडो बेसिकली यहाँ पे क्या है? शैडो यानी छाया। जैसे बड़ी बड़ी ग्रास होती है ना, लॉन्ग लॉन्ग ग्रास होती है, उनकी छांव जो होती है उसके नीचे जो है ना लर्किंग, लर्किंग वर्ड का मतलब होता है छिपना यानी हाइड करना। तो टाइगर जो है वो हाइड क्यों कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है मैम, टू कैच हिज प्रे। प्रे PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार, है ना, उसका जो शिकार होता है
उसको पकड़ने के लिए वो छुपा है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ गलती कहाँ करते हो, जल्दबाजी वाली गलती। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज सम स्टूडेंट्स रीड द क्वेश्चन, पहला ऑप्शन पढ़ा, आई नो ये सही आंसर है, टिक करके आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें आपको अंडा मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना, खा लेना वो अंडा, क्योंकि 0 मिलने वाला है आपको। क्यों? अब आपको मैं हमेशा कहती हूँ कितनी भी जल्दी हो, जल्दबाजी मत किया करो। मैं कहती हूँ चीजें जल्दी सॉल्व करो, पर जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी क्या होती है, पहला ही ऑप्शन पढ़ के भगना इज नॉट क्विक। आपको चाहे फर्स्ट ऑप्शन में यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर, मेरी इस बात को दिमाग में बिठा लो, बट स्टिल रीड ऑल दी 4 ऑप्शंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे ऑप्शंस को रीड मारे एक बार। क्यों? क्योंकि अच्छा मुझे बताओ सेकंड ऑप्शन पढ़ो, सेकंड ऑप्शन क्या है, टू अटैक द डियर, डियर को अटैक करने के लिए। तो ये भी तो सही बात है ना, किसका शिकार कर रहा था वो, डियर का कर रहा था। एक प्लम खाता पीता डियर उसको दिखा तो उसको शिकार करने के लिए वो जो है छुप रहा था, तो ये बात भी सही है। अरे भाई जब दोनों बातें सही हैं पूरा ऑप्शन पढ़ो ना, सी तो गलत है, चलो क्रॉस की तो बात ही नहीं है, तो डी ऑप्शन देखो ना, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। सो इन दिस केस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, एंड इफ यू विल मार्क ऑप्शन ए यू विल लूज मार्क्स टोटली, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो कितनी भी जल्दी हो बट यू हैव टू रीड ऑल दी, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं थॉरली। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, जो आंसर हम पहले ही देख चुके हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन विच सेज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम डैश। यस, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब क्योंकि अभी तो आपको पता है पलक मैम टाइगर इन द जू के क्वेश्चन करा रही हैं, बट एग्जाम में तो सब मिक्स जाता है, तब तो हेडिंग नहीं आएगी ना, तो तब के लिए अच्छा सवाल है, आपको कविता की, पोएम की कोई भी एक लाइन उठा के डाल देंगे। ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अब आपसे पूछेंगे ये लाइन जो है ये कहाँ से ली गई है, कौन सी कविता से ली गई है। 4 कविताओं के नाम आपको दिए और सारे नाम ना बहुत ही सिमिलर है। अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, अ टाइगर इन द केज, अ टाइगर इन द जंगल, अ टाइगर इन द जू। तो ये सवाल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ना बदमाशी करते हैं कि सिर्फ ना थोड़ा सा नाम याद रखेंगे, अ टाइगर, अरे वो टाइगर वाली पोम, भाई पूरी पोम का भी नाम रखेंगे, याद रखेंगे, और दूसरी बात कवि का भी नाम, पोएट का भी नाम हार्टिली याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इतने नियर बाय ऑप्शन है, चलो अभी तो मैम क्लियरली दिख रहा है क्या है, ऑप्शन डी, अ टाइगर इन दी जू। ठीक है, उस टाइम क्योंकि जू फॉरेस्ट में कंफ्यूज हो जाओगे, तो हार्टिली याद रखना। क्वेश्चन 12 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13। Which expression in the poem tells you that the tiger was not interested in the visitors? A. Ignoring visitors. B. Stalking the cage. C. Gazing at the stars. Or is it D. All of the above? सवाल क्या है समझा देती हूँ कि पोएम में ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन से बेसिकली पूछना चाहते हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स, ऐसे कौन से शब्द कहे गए हैं जिससे ये पता चलता है कि टाइगर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दी विजिटर्स, यानी टाइगर को जो विजिटर्स आ रहे थे देखने उसमें उन्हें कोई रुचि नहीं थी। ऐसा कौन सा वर्ड यूज किया गया है पोएम में? ए. इग्नोरिंग विजिटर्स, बी. स्टॉकिंग द केज, सी. गेजिंग एट द स्टार्स, डी. ऑल ऑफ द अबव। तो बड़े ही जो है ना इजी से ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है क्लियरली, इग्नोरिंग विजिटर्स। इग्नोरिंग विजिटर्स यानी वो विजिटर्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रेट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, which says as in the poem a tiger in the zoo the eyes of the tiger look dash। तो वही आंखों के ऊपर सवाल है, आपको फिल करना है। is it A. dull and hazy, B. sleepy, C. tired और D. bright and shining। तो पहले ही अभी पिछले सवाल में ही हमने बात करी थी, है ना, तो ज्यादा हम इस पे वक्त नहीं जाया करेंगे। कैसी आईज बोली थी? ब्रिलियंट आईज। भाई ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है? ब्राइट एंड शाइनी, चमकदार आंखें, चमकती हुई आंखें। तो उसका सिनोनिम आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी, ब्राइट एंड शाइनिंग। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रेट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 not 14, and a very important question. Which poetic device is used in his quiet rage? ये पर्टिकुलर आपकी कविता की लाइन है और आपसे पूछा गया है कि इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है, एंड मैंने आपको पोम पढ़ाते टाइम क्लियरली बताया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा वो चुटकियों में आंसर दे पाएंगे। इन हिज क्वाइट रेज में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज्ड है? इज इट ए. ऑक्सीमोरॉन, बी. और एलिटरेशन, सी. रेपिटेशन या डी. नन ऑफ द अबव। कुछ सेकंड्स में दूंगी, याद करो, आंसर बताओ, एंड देन उसके बाद मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी कि सही में भाई कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है। इन हिज क्वाइट रेज। सो
आई होप सबको क्वाइट का मतलब तो पता है शांत है, लेकिन रेज का मतलब भी पता होना चाहिए। रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो आप फटाफट से पता लगाओ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज्ड है। ऑक्सीमोरॉन, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, पहले तो तुमको पता होना चाहिए तीनों क्या है, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, चाहो तो नोट डाउन कर लो जिसने पहले नहीं किया हो। सो व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस में व्हाट हैपेंस इज व्हेन देयर आर टू वर्ड्स प्रेजेंट, आपको दो शब्द दिए हैं आसपास जो कि ऑपोजिट मीनिंग में है। टू वर्ड्स, कोई भी कविता में, कोई भी लेसन में, टू वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग्स, यानी वो दोनों एक दूसरे के विलोम हो और वो साथ में दिए गए हों। टू वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, जैसे awfully sad, awfully happy, sorry not sad, awfully happy। तो awful का मतलब होता है दुखी होना, बहुत ही दुखी तरह से। happy का होता है खुश। तो awfully happy, awfully वर्ड और happy दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों साथ में यूज किए गए हैं। तो ये क्या हो गया, इस टाइप का पोएटिक डिवाइस इज ऑक्सीमोरॉन। ओके, क्लियर है? बात समझ आई कि नहीं? चलिए, जैसे मैं बोल सकती हूँ ब्राइटली डल, ब्राइटली डल एग्जाम्पल है एक और। ब्राइट का मतलब होता है चमकता हुआ, डल का मतलब होता है बुझा हुआ, है ना। तो ब्राइटली डल ये क्या है, एक ऑक्सीमोरॉन। ऑलराइट, बात समझ आई? चलिए अब दूसरा हम देखते हैं एलिटरेशन। तो सबको पता ही होगा कि अगर एक ही लाइन में, है ना, एक ही लाइन में या एक ही पैराग्राफ में जो कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट इन द सेंस क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा कॉन्सोनेंट जो लेटर है या जो साउंड है, अगर वो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एलिटरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोल सकते हैं सिंपल स्काई इज प्रेजेंट, सिंपल स्काई इज प्रेजेंट, या आप कह सकते हो सनी स्काई। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या है, एस है। बोलो मैम, एस और एस रिपीट हो रहा है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि वर्ड्स बिल्कुल ही पास हों, एक ही लाइन के अंदर होंगे तो भी चल सकता है, राइट। जैसे आपकी कविता में ही दिया था प्लम्प डियर पास, याद है पोम, प्लम्प डियर पास। तो इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है, ये रिपीट हो रहा है, पी और पी। तो एक लाइन के अंदर है तो भी चलेगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि वर्ड्स एकदम चिपके हुए हों। ओके, एंड नेक्स्ट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन तो आई थिंक सबको पता ही है कि एक पर्टिकुलर लाइन में या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में कभी भी कोई वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो उसे रिपीटेशन कहते हैं। जैसे आपकी कविता के अनुसार क्या क्या था, याद है? क्रम्बलिंग, एक पोअम थी जिसमें ये था क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, है ना। तो ये सब क्या है, बार बार कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है यहाँ पे, क्रम्बलिंग। देखो क्योंकि कॉमा लगाया है तो सेम लाइन है, ठीक है। रिपीटेशन समझ आया सबको? तो जब ये तीनों समझ आ गए तो अब तो मुझे आंसर ऐसे बता सकते हो ना, क्वाइट रेज। भाई मुझे बताओ क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत। रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो क्या ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं है, ऑपोजिट नहीं है? इन हिज क्वाइट रेज, शांत गुस्सा, क्लियरली बताया है टू वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग, वो क्या आएगा, दैट विल बी एन ऑक्सीमोरॉन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? पोएटिक डिवाइस पे सवाल आते ही हैं, लिटरेरी डिवाइस पे तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ही शुड बी डैश अराउंड हाउसेस, कंप्लीट द लाइन। यानी ये आपकी कविता की एक लाइन है, इसमें से आपको एक वर्ड खा गए हैं, कहा है कंप्लीट द लाइन। इज इट ए बार्क, बी रोर, सी मियाऊ या डी स्नालिंग? सो बेसिकली यहाँ पे टाइगर क्या साउंड निकालता है वो पोएम में दिया गया था, क्योंकि ये चारों जो है ना, चारों ही साउंड्स हैं, ये चारों ही साउंड्स है, बार्क करना, रोर करना, मियाऊ करना, स्नॉल करना। तो एक एक करके देखते हैं। बार्क कौन करता है? मैम डॉग बार्क करता है, ठीक है, बार्क में डॉग आ गया। फिर नेक्स्ट रोर में कौन आएगा? रोर में मेनली हम लायन की बात करते हैं, है ना।
लायन है तो लायन, शेर है तो शेर, रोर, ठीक है। नेक्स्ट मियाऊ कौन करेगी, कैट करेगी, एंड स्नार्लिंग कौन करता है, टाइगर। जैसे स्नार्लिंग इन द सेंस होता है गुर्राना, है ना, गुर्राता है जैसे, ओके, गुर्राना या गरजना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्नार्लिंग। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कि वो घरों के आसपास जो है गुर्रा रहा होगा। Question number 17 on your screen says, dash is a small pool of water where animals go to drink. A river, B lake, C sea या D water hole. Answer according to the poem. मैं फिर इससे इस बात को याद दिलाऊंगी कि ऐसी तो बहुत सारी वाटर बॉडीज है जिनके आसपास जो है आप बोलोगे मैम नदी के किनारे भी तो पानी पीते हैं, लेकिन आपकी कविता में ऐसा कौन सा पर्टिकुलर वर्ड दिया था जहां पे बताया था कि भाई वो एनिमल यहाँ पे आके पानी पी रहा है, सो यू नीड टू मेंशन दैट वर्ड, ठीक है। कुछ लोग रिवर कराएंगे तो रिवर गलत नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा ना लिटरेचर का मतलब क्या हुआ, आपको इतनी कहानियां इतनी कविताएं पढ़ाई क्यों है, कि भाई जो तुमने पढ़ा है आंसर उसके अनुसार। सो अकॉर्डिंग टू द पोएम कौन सी जगह है वो, ऑप्शन डी, दैट इज वाटर होल। याद है ना वो डियर जो हिरण आया था वो कहाँ पे आके पानी पी रहा था, वाटर होल। यानी वाटर होल सबको बताया मैंने, लैंड से नीचे हल्का सा शैलो ये जगह होती है जहाँ पे पानी रहता है, दैट इज नोन एज अ वाटर होल। क्लियर? Okay, so get ready for the next question. Question number 18, which says, in the poem, a tiger in the zoo who is forcefully put in a cage. तो ये तो बड़ा ही इजी सवाल हो गया, पूछ रहे ये कविता जो टाइगर जू में है उसको किसको फोर्सफुली का मतलब क्या होता है, इस कविता में किसको जबरदस्ती जो है केज में पिंजरे में रखा है। ए लेस्ली नॉरिस, बी टाइगर, सी चीता, डी लेपर्ड। आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन बी टाइगर। बिल्कुल वक्त वेस्ट नहीं करना है इसमें, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि किसके ऊपर कविता है ये, टाइगर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन सेज, वेयर शुड द टाइगर बी एज पर योर ओपिनियन। तो अब इसमें ओपिनियन यानी हाँ जी आपकी राय पूछी गई है कि आपकी राय में आप बताइए कि टाइगर को इनमें से किस जगह पे होना चाहिए। इज इट ए इन द नेचुरल हैबिटेट, बी इन द आर्टिफिशियल हैबिटेट, सी इन दी केज, या डी बोथ बी एंड सी। नेचुरल हैबिटेट का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि उसे जो है जंगल में जो उसका घर है वहां रहना चाहिए खुला। आर्टिफिशियल हैबिटेट क्या हो गया, जैसे जू वगैरह हो गए ना, आर्टिफिशियली जो उसकी घर नहीं है। केज का मतलब भी वही हो गया, पिंजरा हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, अब बोलोगे इन योर ओपिनियन में कुछ मुझे पता है कुछ खुराफाती बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं मैम उसको तो जू में रखेंगे, हम उसको तो आर्टिफिशियल में रखेंगे। ऐसा मत कहना, इन योर ओपिनियन से बात है, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उत्तर देना है यहाँ पे, है ना, खुराफाती नहीं बनना है। मार्क्स चाहिए ना बोर्ड में, तो पॉजिटिव आंसर देना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, एक शेर को जैसे आपको आज़ादी पसंद है कि नहीं, तो वैसे शेर को भी पसंद है। सो टाइगर शुड बी इन दी नेचुरल हैबिटेट, यानी नेचुरली जहाँ उसका घर है जंगल, उसे वहां रहना चाहिए। ओके क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से दो इसका आंसर। व्हाट इज ब्रिलियंट इन द पोएम टाइगर इन द जू। अब ये भी अच्छा सवाल है। टाइगर इन द जू के लास्ट स्टैंजा में ब्रिलियंट, है ना, आपको मैं याद भी दिला रही हूँ, लास्ट स्टैंजा में ब्रिलियंट वर्ड का यूज किया गया है। तो इसमें से क्या ब्रिलियंट है, ए द टाइगर्स आईज, बी द स्टार्स, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ भी वही सेम वाला हाल है, जल्दबाजी में पहला ऑप्शन टिक करोगे मात खाओगे। क्यों? क्योंकि इस कविता की आखिरी दो लाइन में दोनों मेंशन किया गया है कि टाइगर की आंखें भी ब्रिलियंट है, द टाइगर लुक विथ इट्स ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो दोनों ही ब्रिलियंट है, क्योंकि वी ऑल नो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया था, रिपीटेशन। ब्रिलियंट वर्ड को दोहराया गया है, किस किस के लिए, एक तो टाइगर की आइज के लिए भी कहा गया है क्योंकि रात में टाइगर और कैट्स की आंखें चमकती हैं, आई शाइन होती है उनकी, एंड सितारों के लिए भी, स्टार्स के लिए भी कहा है ब्रिलियंट। So option C is the correct answer, both A and B. Okay, all right. Next question on your screen is question 21, which says, why does the tiger in the poem A Tiger in the Zoo go near the water hole? A to drink water, B to take a bath, C to search his prey or victim, D none of the above. सवाल ध्यान से सुनना, यहाँ पूछा है शेर क्यों गया था वाटर होल के पास। डियर की बात नहीं हो रही है, शेर का क्या पर्पस है कि वो वाटर होल के पास गया। वाटर होल यानी जहाँ पे बाकी जानवर पानी पीने आते हैं, तो वो क्यों गया, खुद पानी पीने गया, बात यानी नहाने गया, टू सर्च हिज प्रे या विक्टिम, प्रे या विक्टिम यानी वो अपना शिकार करने गया, या डी नन ऑफ द अबव। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हाट इज टाइगर, टाइगर इज अ
कार्निवोर, सबको पता है ना कार्निवोर क्या होते हैं, जो फ्लैश ऑफ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं हंट करके, और उसको तो हंट करके खाना पसंद है, ठीक है। सो हंटिंग के लिए क्या करता है वो, अपना प्रे, PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार या विक्टिम, है ना, उसको ढूंढने के लिए जाता है वाटर होल के पास। क्यों? क्योंकि बहुत ही चालाक होते हैं टाइगर, इनको पता है कि सारे जानवर जो है ना, प्यास तो लगती है, हिरण वगैरह, तो वहाँ पानी पीने आते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद भी ऑब्जर्व करना, कभी आप पानी पी रहे हो या खाना वाना खा रहे हो ना, तो आप कम एक्टिव होते हो दूसरी एक्टिविटी में, आपका ध्यान वहाँ रहता है। मान लो तुम पानी पी रहे हो, तुम किसी बॉल फेंक के मारी, तो बहुत कम होता है कि हम ऐसे कैच कर लेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान का होता है पानी पीने में, है ना, भाई पानी अटक नहीं जाए गले में। सेम होता है जब हिरण वगैरह पानी पियेंगे, उनका फोकस वहाँ रहता है। टाइगर बड़ी ही चालाकी से जो है ना वहाँ उनका शिकार करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू सर्च हिज प्रे। वो पानी नहीं पीने गया था टाइगर, वो अपने शिकार को देखने गया था, ढूंढने गया था। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 सेज, Who do you think is the tiger's favorite prey as per the poem? देखो क्लियरली लिखा है as per the poem कि भाई कविता जो पढ़ी है उसके अनुसार आंसर दो कि टाइगर का सबसे फेवरेट शिकार कौन है। अ बिग बफेलो, अ प्लम्प डियर, अ वाइल्ड एलिफेंट या ऑल ऑफ द अबव। अब मेरी बात सुनो, रियल लाइफ में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टाइगर जिसका भी शिकार करे। वो बफेलो को बोलो मैम कल तो हमने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा था बफेलो को शिकार कर रहा था, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पोम के हिसाब से आंसर देना है। तो पोम में क्लियरली बताया था अ प्लम्प डियर, वो किसका शिकार करने गया, डियर का। अच्छा प्लम्प का मतलब सबको पता है ना, प्लम्प का मतलब होता है खाते पीते घर का, यानी बिल्कुल ही मस्त जो है ना गोल मटोल डियर है, दिख गया बढ़िया खाना है ना, तो प्लम्प इज गोल मटोल, तो गोल मटोल डियर जो है उसका फेवरेट शिकार है। ओके, चलिए अगला सवाल इज क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स एज पर द पोम। तो कविता के अनुसार टाइगर जो है, टेरराइज का मतलब क्या होता है, किसी को भी आतंक टाइप फैलाना, आतंक फैलाना यानी किसी को डराना। तो पास में जो गांव वाले लोग हैं उनको वो कैसे डराता था, ए बाय अ लाउड रोर, B by pouncing on them, C by chasing them, D by opening out his long sharp teeth and powerful claws। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, मुझे पता है इसमें तुम लोग के दिमाग में जो आंसर चल रहा है वो आंसर नहीं है, है ना। मैं ये भी समझ गई क्या आंसर चल रहा होगा, क्योंकि जब जो स्टैंजा दिया था ना उसमें 4-5 लाइनें थी, तो उसमें शुरू की लाइन तुम देख के कर लिया होगा तुमने अंदाजा कि टाइगर कैसे डरा रहा था। लेकिन जो लाइन दी है ना, वेयर ही इज टेरराइजिंग द विलेजर्स, वहां पे क्लियरली एक बात बताई है कि वो कैसे डरा रहा था। दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ MCQs, है ना, कि आपको बिल्कुल ही इन बिटवीन द लाइंस बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, कुछ वक्त मैं आपको दूंगी, फटाफट से सोचो, है ना। अच्छा चलो मैं बोलती तुम तो पोम की ना लाइन भी उठा के देख लो, चलो बुक्स खुली है ना, देख लो वो लाइन उठा के, उसके बाद बताओ कि उसने विलेजर्स को कैसे टेरराइज किया है। लाउड रोर यानी बहुत ही तेज तरह से दहाड़ के गुर्रार के, पाउंसिंग ऑन देम यानी उनको पाउंस करना बेसिकली होता है किसी को जो है ना डराना, हंट करना, ऐसे टाइप का, ऐसे करके चेजिंग देम उनका पीछा करते हुए, या फिर अपने लंबे लंबे जो है ना क्या कहते हैं क्लॉज हैं और दांत हैं वो दिखा के ऐसे करते हैं ना। मतलब मैं बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल टाइगर का ना एक इमेज आ रहा है, जब वो वीडियो होता है ना ऐसे होता है, और जब दिखाता है तो उसके ऐसे कैनाइन बाहर दिखते हैं लंबे लंबे, है ना। तो कैसे डरा रहा है। आया करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी है भाई, बाय ओपनिंग आउट हिज लॉन्ग शार्प टीथ एंड पावरफुल क्लॉज। वहां पे क्लियरली दिया था वाइट, क्या दिया था वहां पे, बेयरिंग, देखो लाइन भी बता दे रही हूं मैं, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। कविता की एक एक लाइन याद हो जानी चाहिए, जैसे मुझे हो गई है ना, आपको भी हो जानी चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, तो यहाँ कौन है हिज, बेयरिंग का मतलब क्या होता है, अनकवर करना। वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, फैंग्स बेसिकली क्या होते हैं, जो दांत होते हैं। अभी मुंह बंद है, अनकवर कर दे, मुंह खोल दे तो उसके दांत दिखने लगेंगे, और पावरफुल क्लॉज। तो ऐसे जो है ना टाइगर किसको डरा रहा था, फिर लास्ट लाइन में लिखा था टेरराइजिंग द विलेजर्स, है ना। तो यानी इस एक्टिविटी से उन्होंने डराया विलेजर्स को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि शुरू में लाइन दी थी स्नार्लिंग, है ना, स्नार्लिंग अराउंड दी एट द जंगल्स एज। तो ये स्नार्लिंग गुर्राना वो सिर्फ जंगल के किनारे पे गुर्रा रहा था, लेकिन गांव वालों को कैसे डराया उसने, गांव वालों को इस एक्टिविटी से डराया। तो बहुत ही बोलूं ना स्लाइड सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो जिसने डी आंसर दिया बहुत ही शानदार, जिनका गलत गया कोई बात नहीं, लेकिन आपने इस पॉइंट को याद रखना है। ऑल गुड, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हिच सेज अकॉर्डिंग टू द पोएट लेस्ली नॉरिस, व्हाई हैज द टाइगर लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ।
तो जो हमारे कवि हैं लेस्ली नॉरिस, उनके अनुसार टाइगर ने अपनी स्ट्रेंथ यानी जो अपनी क्षमता है, अपनी ताकत है, वो क्यों खो दी, कैसे खो दी, मतलब है ना, क्या ऐसा रीजन है? ए, ही हैज बिकम वीक एंड ओल्ड, बी, ही हैज बीन स्टार्विंग, सी, ही इज पुट बिहाइंड बार्स, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा वजह है? वीक एंड ओल्ड का मतलब है भाई अब वो बुढ़ा हो गया है, उसकी उम्र हो गई है, शायद इसलिए उसकी स्ट्रेंथ चली गई। He has been starving, starving का मतलब होता है भूखा रहना, है ना, भूखा रखा है उसको, भूखा, ठीक है, भूखा होता है भ से, ठीक है, भूखा है। स्टार्विंग का मतलब है भूख है, यानी हंगर में है, उसको खाना ही नहीं दे रहे जू वाले। या फिर ऑप्शन सी, ही इज पुट बिहाइंड बार्स, क्योंकि वो सलाखों के पीछे है, वो पिंजरे के अंदर है, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ही सोच समझ के आंसर दो। यहाँ पे बुढ़े होने की बात नहीं की गई थी, कहीं भी कविता में बोला वो बुढ़ा हो गया है, नहीं। कहीं भी कविता में बोला उसको भूख लग रही है, वो भूखा है, हंग्री है, वो उसको खाना नहीं दे रहे जू में, नहीं। करेक्ट बात क्या है? वो पूरा ऐसा दुखी क्यों है? क्योंकि ही हैज बीन पुट बिहाइंड बार्स। जब उसको सलाखों के पीछे रख दिया गया है तो वो क्या करेगा अपनी पावर दिखा के? तो अब उसको ऐसा लगता है कि होता है ना, आप कुछ टाइम तक कुछ चीज प्रैक्टिस नहीं करो तो आपको लगता है बस वो पावर मुझसे चली गई है। जैसे एक डांसर है, वो बहुत सालों तक डांस नहीं करे तो उसे क्या लगेगा, अब मैं नहीं डांस कर सकता। तो सिमिलरली एक टाइगर का मेन क्या होता है? पावरफुल, पावर, स्ट्रेंथ, ये उसका प्रतीक होता है, राइट। एंड अगर उसको जेल की सलाखों के पीछे रख दिया है पिंजरे में तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो तभी उसको लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ जा चुकी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Why has the tiger lost his strength? Because he is put behind bars. All right. Wonderful. Moving on to question number 25. Question number 25. In the poem A Tiger in the Zoo, the tiger ignores the visitors because. अब आपको वजह बतानी है टाइगर विजिटर्स को इग्नोर क्यों करता है। A, he does not find them beautiful. B, he loves to entertain them. C, they did not offer him food. D, he sees too many visitors in a day. What would be the most possible answer in this question, है ना, to this question? कि उन्हें विजिटर्स सुंदर नहीं लगते इसलिए वो देखता नहीं है उनको, या फिर उसे मज़ा आता है उनको एंटरटेन करने में, मनोरंजन करने में, या फिर वो उसे खाना नहीं देते हैं इसलिए उन्हें नहीं देखता है, या ऑप्शन डी, क्योंकि एक दिन में वो इतने विजिटर्स देखता है कि अब वो उन्हें इग्नोर करने लगता है। तो वाइल आई वाज टीचिंग द पोएम एज वेल, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि तुम ये सोचो कि उस टाइगर की जगह जो है ना तुम हो, है ना, कोई इंसान है इस जेल के पीछे, है ना, ठीक है, कोई इंसान है इस जेल के पीछे, एंड डेली जो है ना हजारों टाइगर, लॉयन, कुत्ते, बिल्ली, बंदर सब आ रहे हैं और तुमको देखते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं, इतनी सारी संख्या में। तो अब एक टाइम कैसा आएगा, एक टाइम यू विल बी फेड अप, तुम उनको इग्नोर करने लो, क्योंकि एक दिन में इतने सारे देखोगे तुम, है ना, तो तुमको कोई नई बात नहीं लगेगी, लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, है ना। तो वैसे ही टाइगर क्या था भाई, टाइगर एक दिन में इतने विजिटर्स देखता था कि अब हैबिट हो गई थी उसको, तो वो उन्हें इग्नोर करता था। सो he sees too many visitors in the day. That is the correct reason. All right, चलिए अगला सवाल is question number 26 on your screen, which says, why do you think the tiger of the poem A Tiger in the Zoo stares at the brilliant stars? A, because they are shining freely in the sky. B, because he loves to gaze at them. C, because he loves them. D, because they entertain him. अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि कविता में कहीं भी ये वजह नहीं दी थी कि वो क्यों स्टेयर कर रहा था स्टार पे, लेकिन मैंने बताया था आपको पढ़ाते टाइम कि इसका निचोड़ क्या है, वो क्यों ही स्टेयर कर रहा होगा स्टार्स को। ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार्स, इससे कवि कुछ बताना चाहते थे। क्या बताना चाहते थे, खुद से आंसर दो फटाफट, तो मैं एक्सप्लेन करूं इसको। देखो अभी टाइगर कहाँ था, केज में था, केज में था यानी वो कैसा था, बंधन में था, है ना, फ्री नहीं था। अब वो बैठा हुआ था अपने केज में रात में, और वो कहाँ पे देख रहा था, आसमान में। अब आसमान में आपने एक वर्ड सुना है, हम कहते हैं खुले आसमान में सितारे हैं। व्हाट डिड आई से, खुले आसमान में, खुले सितारे बढ़िया अपने मर्जी से जहां भी वो रहना चाहते हैं वहां वो चमकते हैं। तो विच मीन्स आसमान इतना बड़ा है, इतना फ्री है, इतना वास्ट है, तो उससे किस चीज का हमें एक एहसास होता है, फ्रीनेस का, फ्रीडम का, आज़ादी का। तो सिमिलरली हम ये समझ सकते हैं ना कि वो जो टाइगर है, वो जो शेर है, वो पिंजरे में बैठा है, वो क्यों देख रहा है इन सितारों की तरफ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है कि ये कैसे फ्री हैं आसमान में। तो कहीं ना कहीं उसको भी एक इच्छा जाग रही होगी ना कि मैं भी
फ्री हो जाऊं, अपने जंगल में रहूं, आज़ादी से रहूं, राइट। तो ये एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो यहाँ बाकी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सूट नहीं करता है। तुम देखो, दे एंटरटेन हिम, तारे क्या एंटरटेन करेंगे, ही लव्स देम, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार वार की तो बात बताई नहीं गई है। मेन बात बस हमारा, क्योंकि पोअम का मेन आइडिया ही फ्रीडम के ऊपर है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो भाई कि मेन आइडिया ही जब फ्रीडम के ऊपर है तो आज़ादी वाली ही बात होगी। सो बिकॉज दे आर शाइनिंग फ्रीली इन दी स्काई, तो वो उन तारों को क्यों देख रहा था, क्योंकि वो आसमान में आज़ादी से जो है चमक रहे थे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 ऑन योर स्क्रीन सेज, व्हाई डू द कार्स पेट्रोल एट नाइट नियर द जू एज मेंशन्ड इन द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो इस पर्टिकुलर कविता में लास्ट आंसर में बताया था कि जो कार्स है वो पेट्रोलिंग यानी रात में जो है ना वो जू के अंदर गार्ड कर रही थी। तो क्यों कर रही थी, व्हाट वुड बी द पॉसिबल रीजन? ए, फॉर सेफ्टी रीजंस, बी, फॉर सुपरविजन ऑफ द एनिमल्स लॉज्ड इन द जू, C, for safeguarding the animals lodged in the zoo, or is it D, both B and C? तो अगेन ये सवाल भी हम अपने हिसाब ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि तुम्हारे पोएम में नहीं बताया गया है, लेकिन कॉमन सेंस होती है ना कि पेट्रोलिंग कार्स क्यों आएगी, गश्त करने क्यों आएंगी गाड़ियाँ। तो फॉर सेफ्टी रीजंस, फॉर सुपरविजन ऑफ एनिमल्स लॉज्ड इन द जू, फॉर सेफ गार्डिंग द एनिमल्स लॉज्ड इन द जू। सो करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ फिट क्या बैठता है, देखो एक तो ये भी सही बैठ रहा है और ये भी परफेक्ट बैठ रहा है। सेफ्टी रीजंस भी ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम तीन चीजें तो मार्क नहीं करोगे। यू हैव टू मार्क द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू में ऐसा कभी कभार होता है कि फर्स्ट ऑप्शन भी गलत नहीं है, सेफ्टी रीजन भी ठीक है, मतलब मैं सही बता रही हूँ, गलत नहीं है वो, लेकिन तुमको पता है ना परफेक्ट क्या बैठ रहा है, पूरी बात किस में कही गई है, इसमें किसके सेफ्टी रीजन यहाँ बताया नहीं है, पर यहाँ पूरी बात कही गई है। तो जहाँ मोस्ट करेक्ट मिले उसको टिक करोगे ना। फॉर सुपरविजन ऑफ द एनिमल्स लॉज्ड इन द जू, सो जो एनिमल्स हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए, देख रेख करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, यानी उनकी भी तो रक्षा होनी चाहिए, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आए। दोनों चीजें सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी, जो कहता है कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। मैं मानती हूँ सेफ्टी रीजन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन वो पूरा चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, एमसीक्यू में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन पूरी बात कह रहा है भाई, तो दैट विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। ग्रेट, चलिए अगला सवाल फटाफट से बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन 28, वेयर डू यू थिंक द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग? आपको क्या लगता है टाइगर स्नार्लिंग यानी कहाँ गुर्रा रहा होगा? वेयर पूछा है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तुमको लोकेशन बतानी है। ठीक है, इज इट ए इन द केज, बी एट द जंगल्स एज, सी एट द विजिटर्स, और इज इट डी एट द केयर टेकर्स? सो वी ऑल नो कहाँ स्नाल कर रहा था वो, जब वो इमेजिन कर रहे थे जब वो जंगल में था, जंगल के किनारे पे था, है ना। सो एट द जंगल्स एज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 29, व्हाट इज द मूड ऑफ द टाइगर इन द पोएम? बिल्कुल बढ़िया सा सवाल है कि पूरी कविता में टाइगर का मूड कैसा था। ए हैप्पी, बी सैटिस्फाइड, सी इलेटेड, या डी एंग्री? सो आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम ऑलरेडी, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये तीनों जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं, पॉजिटिव। हैप्पी का मतलब खुश, सैटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, इलेटेड में वर्ड आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, है ना, वर्ड ऑफ द डे में। इलेटेड का मतलब होता है एक्साइटेड। तो यार जिसको तुमने पिंजरे में बंद करके रखा है, इनमें से तो कोई फीलिंग नहीं होगी, वो किस में होगा, सिर्फ गुस्से में होगा, क्योंकि क्लियरली आपके पोएम में एक वर्ड दिया गया था रेज, एंड रेज का मतलब खुद होता है गुस्सा होना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, कैसा मूड था टाइगर का केज के अंदर, ही वाज एंग्री। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, वेयर इज द टाइगर हाइडिंग? इस पर्टिकुलर कविता में टाइगर कहाँ पे हाइड कर रहा है, और ये लाइन भी यूज की गई थी कविता में, लर्किंग इन डैश, कहाँ पे वो लर्क कर रहा था। लर्किंग का मतलब होता है छिपना, हाइडिंग। ए इन द केज, बी इन अ शैडोई डार्क प्लेस, सी इन द लॉन्ग ग्रास, या डी बोथ बी एंड सी? तो ये तब की बात है जब टाइगर कहाँ था, जंगल में था, है ना। जब वो जंगल में था, अच्छा वो क्यों छुप रहा था, कौन सी बात याद आई कि मैम उसे जो है ना अटैक करना था, शिकार करना था, है ना, अपने प्रे का, अपने शिकार का, यानी हिरण का शिकार करना था। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो छुपता है। किसके पीछे छुप रहा था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी दोनों, इन अ शैडोई डार्क प्लेस इन द लॉन्ग ग्रास, यानी दोनों जगह थी। शैडोई डार्क प्लेस कहाँ होगी, जहां पे लंबी लंबी घास होगी, है ना, इतनी लंबी लंबी घास होती है, और घास के पीछे कैसी जगह होती है, देखो कोई भी बड़ी चीज सामने रखी है तो पीछे उसके शैडो परछाई बन जाती है ना,
तो वैसे ही लंबी लंबी घास के पीछे जो परछाई थी उसके पीछे टाइगर छुप रहा था और धीरे धीरे स्लाइड कर रहा था। ओके, क्लियर है? ऑल राइट, मूविंग ऑन, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर मार्क करते जाओ। 31 क्वेश्चन व्हिच सेज if sometimes a tiger strays into human habitation what does he do? यानी कभी ऐसा होता है कि जंगल से बाहर निकल के टाइगर जो है स्ट्रेज इनटू ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन यानी इंसानों के जहाँ घर होते हैं, विलेज होते हैं, सिटीज होती हैं, वहां पे आ जाता है। तो तब टाइगर क्या करता है? A, he displays his strength and fierce. B, he becomes friendly with humans. C, he hunts and kills people. D, none of the above. So इनमें से क्या चीजें वो करता है ये आपको कविता के अनुसार बताना है। देखो कहीं कहीं तो बोलेंगे मैम टाइगर तो हमारा दोस्त बन गया, तो एक्सेप्शन केसेस हर जगह होते हैं, तो आपको पोएम के हिसाब से आंसर देना है। तो पोएम में मैं आपको लाइनें याद दिलाती हूँ। चलो कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ हिंट के लिए, है ना, ये तुम्हारी हिंट है, चलो आंसर देने के लिए हिंट है। स्नार्लिंग, bearing his white fangs, claws भी बेयर कर रहा था, terrorizing villagers। चलो हिंट दे दी है तुमको वर्ड से, इन वर्ड से पहचानो कि टाइगर क्या करता है। अगर लोगों ह्यूमन हैबिटेशन में यानी गांव में जहां लोगों के घर वगैरह है, अगर वो वहां आ गया तो टाइगर क्या करता है, बताओ। एग्जाम्पल भी दे दिए, ये बेयरिंग है, वर्ड समझ आ रहा है? बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब क्या होता है? अनकवर करना। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स एंड क्लॉज। हाँ जी बताइए, एलिमिनेट करते जाओ ऑप्शन। पहला बी वाला ऑप्शन होगा, नहीं, बिकम्स फ्रेंडली वाली तो बात है ही नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं है भाई, दोनों में से कोई तो आंसर है। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? मैम आएगा लोगों को मार देगा, ये कहीं भी लिखा है यहाँ पे? स्नार्लिंग, गुर्रा रहा है, गुर्रा रहा है। फिर बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, दांत और क्लॉज दिखा रहा है अपने। फिर टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का मतलब ये थोड़ा ना कि मार डाल रहा है, टेरराइज का मतलब क्या होता है? खौफ दिखाना। यानी ये सब करके वो क्या दिखा रहा है? अपनी स्ट्रेंथ। अभी उसने मारा, हंट नहीं किया लोगों को, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, डरा रहा है कि भाई दूर रहना मुझसे, है ना, मैं कौन हूं, मैं टाइगर हूं। ठीक है, सो स्नार्लिंग, ये सब वर्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि टाइगर जो है ना अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्यों ये बात क्यों कही गई थी कविता में? क्योंकि तुम्हें पता है केज में उसकी स्ट्रेंथ जा चुकी थी। क्या ही दिखा था स्ट्रेंथ? वो चार दीवारी के अंदर कौन सी स्ट्रेंथ दिखा था? सो व्हाट वाज द एसेंस ऑफ सेइंग दीज लाइंस कि टाइगर अगर फ्री होता ना तो वो गांव में जाके आसपास जाके अपनी स्ट्रेंथ दिखाता, क्योंकि वही उसका नेचर है भाई, उसको प्रकृति ने दिया है स्ट्रेंथ, तो वो उसको शो ऑफ करता है, राइट। तो यहाँ पे सी नहीं होगा, हंट्स एंड किल्स पीपल की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, कोई भी एनिमल, वाइल्ड एनिमल यूजुअली, अब वो अलग बात है कोई और केस हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसे दैट्स डिफरेंट, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स दे डोंट कम एंड किल यू अननेसेसरी रीजंस के लिए। अगर आप उनके हैबिटेशन में, आप उनके फॉरेस्ट में जाके परेशान करोगे उनको, तो वो आपको परेशान करेंगे। आप उनको छेड़ोगे या उनकी फूड के साथ कोई दिक्कत करोगे, अब आप पेड़ वेड़ काट दोगे, जंगलों में हिरण वगैरह रहेंगे नहीं, तो वो बेचारा भूख के मारे तो बाहर ही आएगा ना, तो अननेसेसरली नहीं आते, है ना। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? ही डिस्प्लेज हिज स्ट्रेंथ एंड फियर्स। स्ट्रेंथ एंड फियर्स यानी अपनी ताकत का, अपने जो है आग का, जो अंदर उसकी आग है उसका वो प्रदर्शन करता है। एंड क्लियरली मैंने एग्जाम्पल हिंट भी दे दी इतनी, है ना, क्लियर है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, When does a tiger harm anyone? देखो क्लियरली मैंने बात यहीं अभी बता रही थी कि टाइगर जो है ना हार्म यानी कब वो किसी को नुकसान पहुंचाता है ना, ये वाइल्ड एनिमल्स किसी को नुकसान कब पहुंचाते हैं? A, when he is in a good mood. B, when he is provoked. C, when he feels ignored. Or D, none of the above. तो जाहिर सी बात है जब वो अच्छे मूड में होगा तब तो किसी को हार्म नहीं करेगा। When he is प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड का मतलब क्या होता है? किसी को उंगली करना, किसी को परेशान करना। मतलब जब तुमने उसको प्रोवोक कर दिया, प्रोवोक इन द सेंस कि टाइगर बैठा है, तुम दूर से लोग वहां पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, है कि नहीं, तुम उस पर पत्थर फेंक रहे हो, या तुम्हारे पास पिचकारी है तुम पानी फेंक रहे हो, या जोर जोर से हूट करके चिल्ला रहे हो, गुर्राने की एक्टिंग कर रहे हो, तो कभी भी तुम उसको प्रोवोक करोगे तभी वो तुम्हें हार्म करेगा। ठीक है, व्हेन ही फील्स इग्नोर्ड, उससे कोई मतलब नहीं है। टाइगर को क्या मतलब तुम उसे इग्नोर कर रहे हो या नहीं देख रहे हो। ओके चलो भाई, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डज अ टाइगर हार्म एनीवन? व्हेन ही इज प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड यानी किसी को उकसाया जाए जब, है ना, प्रोवोक करना यानी उकसाना।
मीनिंग लिख लेना प्रोवोक का, ठीक है। उकसाना, ठीक है, जैसे तुम किसको परेशान करोगे, तुम कब परेशान, या कोई तुम्हें उकसाएगा तभी तो तुम गुस्सा करते हो ना किसी के ऊपर। जैसे छोटे भाई बहन होते हैं, उनका काम होता है प्रोवोक करना, वो उकसाते हैं हमको और हमें गुस्सा आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। लाइक ह्यूमन बींग्स द टाइगर टू लव्स एंड वैल्यूज हिज डैश, यानी हम इंसानों की तरह भी टाइगर किससे प्रेम करता है और किस चीज की वो वैल्यू करता है। वैल्यू यानी किस चीज की वो कदर करता है। ए बिलोंगिंग्स, बी फैमिली, सी फूड, या डी फ्रीडम। सोच समझ के आंसर देना। पोअम का, कविता का क्या मेन थीम है उसके हिसाब से आंसर देना, क्योंकि कुछ तो कहेंगे मैम हमें तो हमारे खाने से बहुत प्रेम है और हम बहुत कदर करते हैं हमारे खाने की, सेम टाइगर भी हमारे जैसा है। तो अपने अपने हिसाब से आंसर मत देना है ना, सबके आंसर अलग आएंगे। बिलोंगिंग्स का मतलब समझते हो ना, बिलोंगिंग्स यानी कोई किसी की जो प्रॉपर्टी होती है, जो चीज़ें होती हैं, जैसे फ़ोन हो गया किसी का, लैपटॉप हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है, थीम क्या है पोम का, डी फ्रीडम, आज़ादी। जैसे हम इंसानों को हमारी आज़ादी बहुत ही प्रिय है, वैसे ही टाइगर को या इन जानवरों को भी उनकी आज़ादी बहुत ही प्यारी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। हाउ डज अ टाइगर शो हिज एंगर, हेट्रेड एंड डिफेंस इन द केज। A by walking about in rage, B by not eating, C by roaring loudly, या D all of the above। डिफायंस, एंगर, हेट्रेड, अब ये तीनों वर्ड्स पहले आपको समझने हैं तो बोलो मैम समझ ही आता है। गुस्सा हो गया, एंगर, हेट्रेड नफरत हो गया, डिफेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ललकार करना, यानी आप बहुत ही ज़्यादा अनादर करते हो उस चीज़ का। तो ये ऑफकोर्स अब टाइगर का ये बिहेवियर था केज में, है ना। तो अब वो इसे किस तरीके से दिखा रहा था, शो कर रहा था, बिकॉज केज के अंदर वो दिखा तो नहीं सकता है कि मैं कितना गुस्सा हूँ, या स्नाल करेगा, गुर्राएगा। तो वो इन चीज़ों को कैसे दिखा रहा था। A by walking about in rage, B by not eating, C by roaring loudly, D all of the above। यानी ये तीनों जो इसकी फीलिंग्स थी, मूड्स थे, वो टाइगर कैसे दर्शा रहा था केज के अंदर। सो वी ऑल नो ये वर्ड यूज किया गया था पोअम में, शुरुआती स्टैंजा में, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग यानी वो कुछ नहीं कर रहा था, अब वो एक ही पिंजरे में था तो वो इधर उधर बस घूमे जा रहा था। कैसे, इन रेज। रेज वर्ड का अब तो आप मतलब सीख गए होंगे, गुस्सा, यानी एंगर की जगह आप इंग्लिश में अब क्या लिख सकते हो, रेज, क्योंकि इतनी बार यूज हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ऐसे ही, देखो कविता पढ़ते हुए, पाठ पढ़ते हुए नए नए शब्दों को हमें याद करना है कि नहीं। तो रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो टाइगर क्या कर रहा था, कुछ लोग होते हैं ना जब गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा दिखा नहीं सकते उस वक्त, तो ऐसे और यूं, है ना। पलक मैम को अभी बहुत गुस्सा है और मैं कैसे चल रही हूँ, यूं, मतलब अंदर गुस्सा भरा पड़ा है लेकिन बस वो चल के और गुस्से में उस चीज को निकाल कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि उसने खाना नहीं खाया, ये तो है ही नहीं। रोरिंग लाउडली नहीं, वो नहीं गुर्रा रहा था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय वॉकिंग अबाउट इन रेज। ऑल क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। इट सेज अकॉर्डिंग टू यू व्हाई इज अ टाइगर अ प्राउड क्रीचर। अकॉर्डिंग टू यू, यानी ये इस टाइप के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है समझते हो, कि उसी पार्ट को लेके पर थोड़े ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप दे पाओ, अपनी वैल्यू बेस करके, जो आपने इतने सालों में पढ़ा है, समझा है, कि आपके अनुसार टाइगर एक प्राउड क्रीचर। प्राउड का मतलब उसको खुद पे गर्व क्यों है ना। जब हम टाइगर कहते हैं तो क्यों हम कहते हैं टाइगर है, शेर है ना, बहादुर है, क्यों। अब ये सारे रीजन से आपको बताना है। ए बिकॉज ही इज द नेशनल एनिमल, बी बिकॉज ही इज ह्यूज, पावरफुल एंड फ्री, सी बिकॉज ही इज द किंग ऑफ द जंगल, डी नन ऑफ द अबव। कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, कि टाइगर क्यों समझेगा, क्यों उसको खुद पे गर्व है, ऐसी क्या चीजें हैं उसके पास, ऐसी क्या क्वालिटीज हैं उसके पास, फॉर विच ही हैज बीन कि यार बी लाइक अ टाइगर, कहते हैं ना, बी लाइक अ लायन, बी लाइक अ टाइगर। क्यों, क्योंकि व्हेन वी से दिस यू आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग दैट इज कॉल्ड एज पावर, है ना, ताकत। आपने देखा होगा जैसे हम अपनी कंट्री का एम्बलम भी देखते हैं, या फिर ऐसे कोई भी चीज जहां आपको पावर दिखानी हो, तो आप यूजुअली इन्हीं एनिमल्स का, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, पैंथर हो गया, इनका यूज करते हैं टू शो व्हाट, टू शो दैट यू आर पावरफुल,
टू शो दैट यू हैव द स्ट्रेंथ एंड टू शो दैट यू आर फ्री, बिकॉज ये फ्रीली जंगलों में रहते हैं, आज़ाद है, आज़ादी से खाना पीना करते हैं, शिकार करते हैं और इधर उधर घूमते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि इनका कोई एक घर होता है, ये पूरे जंगल के जो है ना बढ़िया अपने अपने आप में जो है रह सकते हैं। सो करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर क्या होगा? बिकॉज ही इज ह्यूज, पावरफुल एंड फ्री। अब बोलोगे मैम नेशनल एनिमल वाली बात भी तो हो सकती है, यार उसको थोड़ी ना पता है, टाइगर को पता है कि भाई मैं नेशनल एनिमल हूँ इसलिए वो प्राउड है, उसको उसकी क्वालिटीज पता है कि मैं कितना विशाल हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ और मैं कितना आजाद हूँ। नेशनल एनिमल वाली बात तो हमको पता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यू वाई इज टाइगर अ प्राउड क्रीचर? बिकॉज वो ह्यूज है, पावरफुल एंड फ्री है, ये सारी क्वालिटीज हैं, तभी तो नेशनल एंथम बना, और नेशनल एंथम नहीं सॉरी, नेशनल एनिमल उसे घोषित किया गया है, क्योंकि ये क्वालिटीज पहले थी उसमें, है ना, ये क्वालिटीज थी तब जाके हमने उसको ये दर्जा दिया है। चलो भाई क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, विच सेज ह्यूमन प्रोग्रेस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डैश। ये भी अच्छा सवाल है। A. Destroying the natural habitats of untamable animals. B. Destroying the natural habitats of proud animals like the tiger. C. Ruining forests. Or is it D. All of the above? So, यहाँ पे कहा गया है human progress, यानी इंसान की तरक्की, तरक्की एज इन कि हम बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपने लिए अच्छी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन प्रोग्रेस होनी चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ, किस कीमत पर नहीं होनी चाहिए, किस कीमत पर नहीं होनी चाहिए, ये आपको बताना है, किस कीमत पर नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए? नहीं, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ अनटेमेबल एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। अनटेमेबल, अच्छा टेम का मतलब समझ आता है ना, जिनको आप काबू कर सको, तो अनटेमेबल कौन हो गए? जिनको आप काबू नहीं कर सको, जैसे ये वाइल्ड एनिमल्स हो जाते हैं, टाइगर हो गए, लायन हो गए, राइट। डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्राउड एनिमल्स लाइक टाइगर, ये भी सही बात है, इनके क्यों टाइगर और लायन इन सबको भी हम डिस्ट्रॉय करें। रूइनिंग फॉरेस्ट, ये भी नहीं होना चाहिए, रूइन का मतलब होता है नष्ट कर देना या किसी चीज़ को खराब कर देना, तो फॉरेस्ट को खराब करके भी हमें अपनी प्रोग्रेस नहीं करनी चाहिए, ये बात भी सही है। तो जब अगर तीनों बातें सही हैं तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। हमें इंसानों को तरक्की करनी चाहिए, बिल्कुल सब प्रगति करें, लेकिन हमेशा, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही जानवरों के उसमें, लेकिन आपके लाइफ में भी ना कभी आपको तरक्की करनी है तो कभी मत सोचना कि हम सामने वाले को गिरा के तरक्की करें, दैट इज नॉट प्रोग्रेस। हम हमेशा ये सोच रहे हैं कि सामने वाला आगे बढ़ता रहे तो ऑटोमेटिकली हम तरक्की करते हैं, दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। आपको किसी के हिसाब से नहीं चलना है, आपको दुनिया में बहुत लोग दिखेंगे जो किसी को नीचे गिराते हैं, बोलते हैं हम भी ऐसा बन जाए, नहीं है ज़रूरत, आप अपनी अच्छाई के मार्ग पे चलो, यू विल गेट द रिजल्ट वन डे और दी अनदर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, यानी जो टाइगर इन द जू की पोएम है उसमें राइम स्कीम ये डिवाइस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिकॉल करा देती हूँ, एंड डिस्कस भी किया था हमने कविता के टाइम। पूरी पोएम में सेम राइम स्कीम है तो याद हो गई होगी। राइम स्कीम क्या होता है? जो लाइनें लिखी होती हैं उसके जो आखिरी शब्द होते हैं, हर पोएम में एक लाइन होती है स्टैंजा में, तो स्टैंजा का जो आखिरी शब्द है उसका क्या साउंड आ रहा है, क्या राइम आ रहा है, जैसे गो, फ्लो, हेयर, देयर, ठीक है। तो ये सब क्या है? राइम स्कीम है ना, इनके हमको साउंड समझ के राइम स्कीम बतानी है। तो पूरी कविता में राइम स्कीम क्या थी? तो राइम स्कीम पूरी पोएम के हर एक स्टैंजा में सेम थी। कैसी थी राइम स्कीम? ए बी सी बी, ए बी, आपके पास अपनी बुक्स है ना, अभी खोल के देख सकते हो आप, तो पूरी पोएम में यही राइम स्कीम थी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी बी, पूरे 5 स्टैंजा में देखो सेम राइम स्कीम है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये जिसको याद नहीं था ना, आप बुक में पोएम खोल के स्टैंजाज में एक बार फिर से राइम स्कीम देख सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, विच सेज which are the 2 different settings in the poem A Tiger in the Zoo? A. Cage and natural wild habitat. B. Home and natural wild habitat. C. Seaside या wildlife या D. All of the above. 2 settings यानी पता है हमें कविता में यहाँ पे 2 पिक्चर है, 2 सीन दिखाए गए हैं, एक सीन है और दूसरा सीन है, तो वो दोनों सीन कहाँ पे है? तो दोनों सीन में बात किसकी गई है? टाइगर की। पहले सीन में क्या, एक टाइगर जब आर्टिफिशियल हैबिटेट या केज में होगा, है ना,
पिंजरे में होगा या जू में होगा। और दूसरी बात कब कही गई है, टाइगर जब फ्री होगा, आजाद होगा, यानी वाइल्ड में होगा या जंगल में होगा। तो अब ऑप्शन देख के बताओ सबसे करेक्ट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है केज, सही बात है। नेचुरल वाइल्ड हैबिटेट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, होम और नेचुरल हैबिटेट नहीं है, होम की बात नहीं है यहाँ पे, जू की बात थी, सी साइड वाइल्ड लाइफ की भी बात नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, केज एंड नेचुरल वाइल्ड हैबिटेट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 39 ऑन योर स्क्रीन सेज, how has the poet Leslie Norris personified the tiger in the poem? Interesting question, important question. देखते हैं कौन सॉल्व करता है। A by giving it a unique name, B by using he and not it, C by calling it tiger and not animal, D none of the above. तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज करी है हमारे कवि ने जिससे उन्होंने टाइगर को पर्सोनिफाई, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, सबको पता है ना। पर्सोनिफिकेशन ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है, बताओ भाई। जिसमें जो है एक नॉन ह्यूमन थिंग को, चाहे वो एनिमल हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, non-human thing has been given human quality. ह्यूमन की कोई भी क्वालिटी या जिस चीज के लिए, जो चीज हम ह्यूमन के लिए यूज करते हैं वो अगर हम नॉन ह्यूमन के यूज करें, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। तो इस कविता में कवि ने ऐसा क्या किया था जो हमने बात भी करी थी, एक्सप्लेनेशन के टाइम याद करो हमने बात करी थी, कैसे पर्सोनिफाई किया है। चलो एक एक ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए, बाय गिविंग इट अ यूनिक नेम। अब मुझे बताओ कविता में कहीं भी कवि ने टाइगर को एक अलग नाम दिया है? जैसे टॉमी बोल दिया, टॉमी तो खैर चलो डॉग को बोलते हैं, या फिर ब्रावो बोल दिया है ना, कुछ भी एक अलग नाम दिया, बोलो नहीं मैम, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, बाय यूजिंग ही एंड नॉट इट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कभी भी हम एनिमल्स के लिए, आपने हमेशा से पढ़ा होगा, हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ टाइगर, इट इज अ डॉग, है ना, इट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कवि ने टाइगर के लिए ही का इस्तेमाल किया है, याद है कि नहीं आपको। ही इज स्टॉकिंग, है ना, ही करके उन्होंने पूरे टाइम बात करी है। ही तो हम किसके लिए यूज करते हैं, ही क्या है, ही तो हम बॉयज के लिए कहते हैं, ह्यूमन बॉयज के लिए। और ही क्या है, एक प्रोनाउन है, पढ़ते हो ना इंग्लिश में, प्रोनाउन को क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वनाम है, ही शी। तो ये हम किस लिए यूज करते हैं, इंसानों के लिए। लेकिन अभी ये क्वालिटी किसने दे दी, इंसान की, टाइगर को कवि ने दे दी। तो विच मीन्स ये क्या है, दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन। बात पूरी वैलिड होती है ना, नॉन ह्यूमन थिंग हैज बीन गिवन ह्यूमन क्वालिटी, सो ह्यूमन क्वालिटी से ही से दर्शाया जा रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी तो करेक्ट होगा ही नहीं, बाय कॉलिंग इट अ टाइगर एंड नॉट एनिमल। टाइगर बुलाने से पर्सोनिफाई थोड़ी ना हुआ, टाइगर को तो टाइगर ही बोलेंगे ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, सो बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है पोएटिक डिवाइस पे बेस्ड। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस इन दिस लाइन ऑफ द पोएम। कविता की इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। ए सिमिली, बी ऑक्सीमोरॉन, सी मेटाफर और डी एलिटरेशन। तो जैसा कि मैं जानती हूं, अभी पीछे आपने इन दोनों का तो डिस्कशन हो गया था, है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में ऑक्सीमोरॉन और एलिट्रेशन बता चुकी हूँ, तो मैं इन्हें फिर से नहीं समझाऊंगी। सिमिली और मेटाफर एक बार रिकॉल करा देती हूँ। सिमिली और मेटाफर दोनों ही सेम है। किस मायने में सेम है, कि इन दोनों में ही कंपैरिजन है, तुलना है। कंपैरिजन यानी तुलना की गई है एक चीज की दूसरी चीज से। तो बोलो मैम अगर सेम है तो नाम क्यों अलग है, कुछ तो फर्क होगा। बिल्कुल सही बात है। तो बस सिमिली में बात ऐसी है कुछ, कि सिमिली में जब हम तुलना करते हैं ना, तो तब हम इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिमिली में जब हम तुलना करते हैं तब हम इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब मेटाफर होता है उसमें नो सच वर्ड्स आर यूज, यानी लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैम एग्जाम्पल तो दे दीजिए। ठीक है, for example I said he is as powerful as a tiger while fighting.
क्या बोला मैंने? वो जो है ना मेरा दोस्त है एक, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ही इज एज पावरफुल एज अ टाइगर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, तुलना की है। वो ताकतवर है किसकी तरह? शेर की तरह। यानी हिंदी में एज या लाइक बोले तो की तरह होगा ना, ठीक है। और इसी चीज को अगर मैं मेटाफर के तौर पे बताऊं, मैं तुलना तो कर रही हूं लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं करूंगी, तो मैं ऐसे बोलूंगी ही इज अ टाइगर while fighting। क्या बोला मैंने? मैंने बोल दिया he is a tiger while fighting। यानी लड़ते समय, क्या बोला? लड़ते समय वो एक बाघ या शेर है ना, दोनों बोलते हैं हिंदी में, बाघ या शेर है। मैंने नहीं कहा शेर की तरह लड़ रहा है, बाघ की तरह ना, मैंने कहा वो लड़ते टाइम एक शेर है। तो तुलना हम दोनों में कर रहे हैं, समझ रहे हो बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कुछ स्टूडेंट को ना बड़े भी हो जाते हैं, मतलब इवन बीए वगैरह एमए कर लेते हैं, डिफरेंस ही नहीं समझ आता है। डिफरेंस याद रखना है सिमिली और मेटाफर में, दोनों में ही तुलना है। लेकिन सिमिली है हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं, और मेटाफर में हम ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसको उसका ही दर्जा दे देते हैं। क्लियर है? अब मुझे बताओ मुझे क्या यूज हुआ है यहाँ पे? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो यहाँ पे पहली बात तो ऑक्सीमोरन और एलिट्रेशन तो है ही नहीं, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीमोरन ऑपोजिट वर्ड्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो गायब ही हो गए, पहले इनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज करो, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को हमने उड़ा दिया, ठीक है। अब बचे कौन? सिमिली और मेटाफर। अब मुझे बताओ ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे किसकी बात की गई है? पैड की। पैड की यानी क्या होती है? टाइगर के जो नीचे पंजे होते हैं, जो तलवे होते हैं, उनकी बात हुई है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, किसके पैड्स कहे गए हैं? वेलवेट के। वेलवेट का मतलब क्या होता है? मखमल। मखमल क्यों बोलते हैं हम? भाई कोई भी चीज जब नरम होती है, सॉफ्ट होती है ना, तो मैं कहती हूँ ये तो बहुत ही वेलवेटी है। वेलवेट का मतलब ये नहीं कि वो वेलवेट का कपड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइगर के पंजे पे वेलवेट कपड़ा चिपका है। इसका मतलब क्या है कि उसके जो पैड्स हैं, उसके जो तलवे हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। तो यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं कि नहीं? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी पैड्स का कंपैरिजन किसके किया गया है? वेलवेट से, कि वो वेलवेट की तरह कैसे सॉफ्ट है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कहीं भी लाइक या एज वर्ड आपको दिख रहा है? वॉच केयरफुली, आर यू एबल टू फाइंड बोथ ऑफ दीज वर्ड्स, लाइक और एज? बोलो नहीं मैम, तुलना तो हो रही है लेकिन लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं है। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? सिमिली भी गया, क्या बचता है? मेटाफर। बात समझ आई कि नहीं? आराम से आप चाहो तो ये कंपैरिजन, ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर सकते हो कि एग्जाम में अगर सवाल आए सिमिली और मेटाफर में, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहां कंफ्यूजन आता है आपने चीजें नोट डाउन करनी है। ऑल गुड? चलिए, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो इसे मिटाते हैं, करेक्ट आंसर इज सी, मेटाफर। एंड आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। A tiger in the zoo is written by dash. A. R.S. Thomas, B. Dylan Thomas, C. Christopher Meredith या D. Leslie Norris। सबसे जरूरी सवाल कि पोम का नेम, दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। पोम का भी पूरा नेम, ऐसा नहीं कविता का आधा नाम याद करके आए। पिछले क्वेश्चन में देखा था ना कैसी बात हुई थी, सिमिलर नाम पूछ देते हैं। एंड पोएट्स नेम, पोम एंड पोएट्स नेम हार्टिली याद होना चाहिए, और ऐसा नहीं पहला फर्स्ट नेम याद कर दिया, सरनेम भूल गए, पूरा नाम याद रखना है। करेक्ट आंसर सबको पता है, ऑप्शन डी, लेस्ली नॉरिस जो हैं इस कविता के कवि हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द पोएम अ टाइगर इन द जू एम्फेसाइजेस ऑन ए. इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर्स, बी. इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, सी. इंपॉर्टेंस ऑफ केजेस, और इज इट डी ऑल ऑफ द अबव? ये पर्टिकुलर कविता किस चीज पे एम्फेसाइज कर रही है, मतलब किस चीज पे दबाव डाल रही है, यहाँ किस चीज की आप कह सकते हो ना बात कर रही है? तो टाइगर कितने इंपॉर्टेंट है, आजादी कितनी इंपॉर्टेंट है, केज कितने इंपॉर्टेंट है, या ऑल ऑफ द अबव? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लियरली थीम ऑफ द पोम। इस पोम की थीम ही बेस्ड है फ्रीडम पे, क्योंकि आपका जो चैप्टर है ना, आपने पढ़ा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, साथ में है ना नेल्सन मंडेला, तो फ्रीडम के अंदर ही ये पोम दी गई है। तो क्योंकि उसी बात से, आजादी की बात को ही आगे लेते हुए ये कविता दी गई थी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, कि चाहे इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, उनके लिए आजादी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। Question number 43. Question says, what are the two contrasting ideas in the poem A Tiger in the Zoo?
यानी ये जो कविता है वही बात हो रही है कि दो कौन सी चीजें, तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज का मतलब क्या होता है, अलग अलग। कॉन्ट्रास्ट समझते हो ना, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, तो ऐसे कौन से दो उल्टे उल्टे अलग अलग आइडियाज हैं, बातें हैं जो कही गई हैं इस पोएम में। इज इट ए लाइफ इन जंगल वर्सेस लाइफ इन कैप्टिविटी, बी लाइफ इन जू वर्सेस लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट, सी tamed lion versus wild tiger, or is it D both A and B? So contrasting idea क्या बता रहे हैं कि बात तो एक ही टाइगर की है लेकिन दो अलग अलग सीन्स बताए ना, सिनेरियो। तो एक सिनेरियो क्या था पता है हमें कि टाइगर जो है कहाँ है, जू में है, एंड दूसरा सिनेरियो टाइगर यानी जंगल में है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन सब के सिनोनिम भी तो आप यूज कर सकते हो ना, पर्यायवाची। मैम जैसे पर्यायवाची यानी क्या, जू को हम और क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल हैबिटेट, है ना, आर्टिफिशियल हैबिटेट कह सकते हैं। जंगल को हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल हैबिटेट, या वाइल्ड भी कह सकते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड प्लेस पे रहना, ठीक है। इन सभी नाम से मेंशन कर सकते हैं। अब एक एक करके ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है लाइफ इन जंगल वर्सेस लाइफ इन कैप्टिविटी। अब जंगल तो सबको समझ आ गया, मैम कैप्टिविटी क्या होता है, भाई कैप्टिविटी का मतलब होता है बंधन, यानी किसी को किसी चीज में कैप्चर करके रखा है, बंद करके रखा है। तो जंगल यानी ओपन और बंधन यानी केज, जो भी आप कह सकते हो ना, केज भी लिख सकते हो यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर पहला है, बिल्कुल। इसको टिक करके भागेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पलक मैम ने कहा है सारे ऑप्शंस हमें देखने हैं, ठीक है। तो बी क्या है, लाइफ इन जू वर्सेस लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट। जू यानी बंधन वाली लाइफ, नेचुरल हैबिटेट यानी ओपन वाली लाइफ, फ्रीडम। तो ये भी सही है। टेम्ड लायन वर्सेस वाइल्ड टाइगर, ये बात फिट नहीं बैठती है। टेम का मतलब मैंने बताया ना, जिसको आप कंट्रोल कर सको, काबू, और वाइल्ड टाइगर, तो ये तो कोई बात ही नहीं थी पूरी पोएम में। सो करेक्ट आंसर अगर ए और बी दोनों सही है, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच सेज द नेशनल एनिमल इन द पोएम इज डैश, ए पीकॉक, बी टाइगर, सी लेपर्ड या डी चीता। तो आसान सा सवाल है ये। बोलेगा मैम पीकॉक होगा आंसर, नहीं, क्या है आंसर, टाइगर। पीकॉक तो क्या होता है, पीकॉक इज अ नेशनल बर्ड एंड टाइगर इज अ नेशनल एनिमल। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बढ़िया सी बात थी। ओके, फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ सेकंड्स दूंगी कि तुम लोग खुद से सॉल्व करो, एंड मैं जानना चाहती हूँ किस किस का सही आंसर आया है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले फिर बताती हूँ आगे, है ना। The poem A Tiger in the Zoo completes a full circle. What is the circle? बोलो मैम कहाँ मैथमेटिक्स पे आ गए, कहाँ सर्कल की बात हो रही है, बात को समझना। Completes a circle. What is the meaning of circle? Circle का मतलब क्या होता है कि एक जगह से चलना चालू किया, घूम फिर के आप वहीं पे आ गए, That is a circle. तो इस कविता में भी कहीं ना कहीं एक जगह से कवि ने बात को चालू की थी, दूसरी जगह ले गए, पर फिर से उसी बात पे आ गए। सो आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए from home to zoo and back to home, B from zoo to home and back to zoo, C from jungle to zoo and back to jungle, or D from zoo to jungle and back to zoo. So you have to use a common sense of it. थोड़ा वक्त मैं दूंगी, उसके बाद जो है मैं आपको अच्छे से इस आंसर को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ध्यान से सोच के बताओ कि कौन सा सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि स्टोरी में आपको पता है दो जगहें दी गई थी कवि के द्वारा, दो जगह उन्होंने बताई थी, एक तो थी जू और एक थी जंगल। एंड वाइल वी वर स्टडीइंग दिस पोएम, तब भी मैंने डिस्कस किया था कि कब कवि ने कहा कि वो जू में है, कब कहा जंगल में है, ठीक है। आई होप जिसका आंसर आना होगा उसका ऑलरेडी आ गया होगा। जू सबसे पहली शुरुआत जब कविता की हुई थी, तो आपको याद है कवि ने शुरुआती इसी से की थी। ही इज टॉकिंग इन हिज केज में है, वो इधर उधर चल रहा है गुस्से में, तो पहली शुरुआत कहाँ की, भाई केज में, यानी चिड़ियाघर में, बंधन में। तो सबसे पहले कवि ने ये शुरुआत की, ये बताना कि टाइगर अभी जू में। फिर कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं वहीं पे कि सोचो अगर अभी ये टाइगर जू में नहीं होता और जंगल में होता, तो हमें वो जू से कौन सी दुनिया में ले गए, जंगल की दुनिया में, ठीक है। ये पहले चीज की, तो पहली शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रॉम जू, है ना। फिर कहाँ लेके गए, टू जंगल। अब जंगल में थोड़ी देर उन्होंने हमको रखा कि वो जंगल में क्या कर रहा होगा, शिकार कर रहा होगा, लोगों को, गांव वालों को डरा रहा होगा, ये सब कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कवि ने कहा बैक टू रियलिटी, वापस से जाते हैं, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी तो रात में कहाँ है बेचारा, वो जू में ही है, राइट, जू में बैठा हुआ है, तारों को देख रहा है। तो कहाँ ले आए हमें, बैक टू जू। सो कैसे कहानी शुरू हुई, कहानी शुरू हुई जू से,
जू गायब हो गया, नहीं मिल गया। कहानी शुरू हुई जू से, कहाँ पे ले गए, जंगल, एंड देन वापस एंड हुई जू पे। तो फटाफट से ऑप्शन देख लो, फ्रॉम होम टू जू, नहीं, पहला ही वर्ड समझ आ जाएगा, पहला ही वर्ड होना चाहिए फ्रॉम जू। फ्रॉम जू टू होम, अब यहाँ पे होम का मेंशन नहीं है। देखो मानते हैं वो उसका घर होता है, लेकिन एक्चुअल में वर्ड क्या यूज किया है, जंगल, तो हम जंगल की बात करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी, फ्रॉम जंगल टू जू, नहीं, जंगल से नहीं ले गए थे, पहले हम जू में थे फिर हम जंगल में गए। सो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर, फ्रॉम जू टू जंगल एंड बैक टू जू। ठीक है, तो ये एक्चुअल में बताती हूँ, क्वेश्चन पूछने के तरीके आपके ना बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में पेपर ऐसे बनता है कि तरीका अलग हो सकता है पूछने का, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इफ यू आर वेरी थरो विद दी चैप्टर्स एंड दी पोएम्स ना, फिर तो एग्जामिनर कैसा भी पूछे आपको आंसर आ जाएगा। बस आपको सीखना क्या है कि अप्रोच कैसे करना है, कि क्वेश्चन आया है तो घबराना नहीं है कि ये वाला टाइप तो हमने देखा ही नहीं है, नहीं, बात वही होती है, बस पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। द क्वेश्चन सेज, in his natural habitat, a tiger is dash. A, busy hunting. B, always lazy. C, always sleepy. Or D, happy and joyful. In his natural habitat, natural habitat यानी जब टाइगर जंगल में होता है तो वो क्या कर रहा होता है, कैसा होता है। बिजी हंटिंग यानी पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ शिकार ही कर रहा होता है। बी, ऑलवेज लेजी, आलसी तुम्हारी तरह पड़ा रहता है। सी, ऑलवेज स्लीपी, हर बार नींद आती रहती है। या डी, हैप्पी एंड जॉयफुल, खुश रहता है। तो जाहिर सी बात है, जंगल में है यानी वो क्या है, फ्री है, आजाद है। और जब आजादी से बड़ा गिफ्ट ना जीवन में कोई नहीं होता है। तो जब वो आजाद होगा तभी तो वो खुश होगा और जॉयफुल होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हैप्पी एंड जॉयफुल। बिजी हंटिंग नहीं होगा। देखो वो हंटिंग, मैं तुमको बता दूं, ये वाइल्ड एनिमल्स पूरे टाइम हंटिंग नहीं करते हैं, सिर्फ जब उनको भूख लगती है तभी जाके वो खाते हैं। उसके बाद उनके सामने हिरण भी आ जाए ना तो भी जाके वो नहीं खाएंगे अगर उनका पेट भरा होता है। ठीक है, तो बिजी हंटिंग पूरे टाइम हंटिंग नहीं करेगा, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में वो खुश रहता है और जॉयफुल रहता है। ऑलराइट, चलिए, फ्यू मोर क्वेश्चंस टू गो। क्वेश्चन नंबर 47, इन अ केज अ टाइगर इज डैश। अब उल्टी बात पूछी है, अभी पूछा नेचुरल हैबिटेट यानी जब जंगल में होगा तब कैसा होगा, अब पूछ रहे हैं केज में यानी जू के अंदर जब वो होता है तब कैसा होता है। A, always sleeping. B, raged and troubled. C, happy and joyful. या D, lazy and timid. तो केज के अंदर क्लियरली बताया गया था कि टाइगर जो पोएम में इन हिज क्वाइट रेज, तो रेज यानी वो बड़ा ही गुस्से में है, परेशान है, जिसकी वजह से बस वो इधर उधर घूम रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेज्ड एंड ट्रबल्ड। क्यों? क्योंकि वो लाचार है, वो बेबस है कि वो स्थिति का कुछ नहीं कर पा रहा। Question number 48 on your screen says, animals kept in captivity is a shameful act of cruelty. A, yes. B, no. C, maybe. D, maybe not. Again ये एक value based question है, आपसे पूछा गया है, आप बताओ कि एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी, वो एनिमल्स जिनको अंदर जो है ना बंधन में रख दिया जाता है, केज के अंदर रख दिया जाता है, ये एक शेमफुल एक्ट है। शेमफुल यानी शर्मनाक एक्ट है, क्रूएलिटी का, है ना, किसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो। क्या है, नहीं है, शायद है, शायद नहीं है, तो आपको जवाब देना है, दिमाग से सोचना मत यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज यस, है ना, बिल्कुल, इट इज अ शेमफुल एक्ट ऑफ क्रूएलिटी कि हम जानवरों को जो है कैप्टिविटी में किसी का आजादी छीन के उनको अंदर डाल के रख देते हैं, तो ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन 49, व्हाई डज अ टाइगर हंट। व्हाई यानी टाइगर हंट क्यों करता है। ए, फॉर प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है अपने मजे के लिए, कि मुझे मजा आ रहा है हंटिंग करने में। बी, फॉर फूड, खाने के लिए यानी भोजन के लिए, भूख के लिए करता है वो ये। फॉर सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि के लिए करता है वो ये सब। या ऑप्शन डी, फॉर शो केसिंग दी पावर, यानी दिखावा करने के लिए, है ना, जैसे हम क्या करते हैं, हम बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे और दिखावा करेंगे बार बार डोले दिखा के, हैं, तो टाइगर भी कहेगा मैं ताकतवर हूँ, मैं हंटिंग करके दिखाऊंगा। नहीं भाई, इनको इतना नहीं है, इनको कोई दिखावा नहीं करना है, और इंसान जैसे तो नहीं है कि अपनी संतुष्टि के लिए, अपने मजे के लिए ऐसा करें। टाइगर जो है सिर्फ उनको क्योंकि भूख लगती है और कुदरत ने उन्हें बनाया है कार्निवोर, है ना, तो वो कुदरती उनको हंट करके खाने की हैबिट होती है, इसलिए ये सब क्यों करते हैं हंटिंग, वो फॉर फूड। ओके, चलिए आते हैं हमारे आखिरी सवाल में, क्वेश्चन नंबर 50 पे, विच सेज a tiger's presence in the natural habitat is important because dash.
A, it adds glory. B, it helps maintain the vegetation. C, it gives hunters a wild chase. या D, it maintains the balance of the food chain. यानी जो टाइगर है उसकी उपस्थिति उसके नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में जरूरी क्यों है, उसकी क्या सबसे ज्यादा वजह हो सकती है। A, it adds glory क्योंकि वो एक शान बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है। B, it helps maintain the vegetation. वेजिटेशन मेंटेन करने में वो मदद करता है। वेजिटेशन यानी जो वहाँ के प्लांट्स वगैरह हो गए, क्रॉप्स वगैरह हो गई, उन्हें मेंटेन करने में मदद करता है। या सी, इट गिव्स हंटर्स अ वाइल्ड चेज, और जो हंटिंग करने आते हैं उनको बहुत मजे आ जाते हैं ना, उनके लिए एक बढ़िया सी वाइल्ड चेज हो जाती है, बढ़िया शिकार हो जाता है। या डी, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द फूड चेन। आप ये बायो में पढ़ते होंगे फूड चेन जो चलती है, राइट, कि फूड चेन कैसे है, जैसे प्लांट्स को छोटे एनिमल खा रहे हैं, छोटे एनिमल को बड़े एनिमल खा रहा है, और मान लो उनमें से कोई एक गायब हो जाए तो कितनी दिक्कत होगी पीछे वाली स्पीशी को, वो लोग कैसे खाएंगे, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ फूड चेन। देखो जीवन में हर चीज जो है ना बैलेंस में होनी चाहिए, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, ना अति ना कमी। तो वैसे ही अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा तो वो बैलेंस मेंटेन होगा। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, फूड चेन का, ग्रास, डियर, टाइगर, ठीक है। अब हुआ क्या, छोटी सी फूड चेन मैंने बनाई है, यहाँ पे घास है ना, घास को कौन खा रहा है, यहाँ पे डियर खा रहा है, ठीक है, और इस डियर को कौन खाते हैं, टाइगर खाते हैं। प्रॉपर एक फूड चेन चल रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप मानो टाइगर ही यहाँ से गायब हो गए, टाइगर ही हटा दिए गए फूड चेन से, टाइगर ही गायब हो गए, तो होगा क्या, ये डियर घास तो खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा खाता, लेकिन इसको खाने वाला कोई नहीं, तो क्या होगा, इसकी पॉपुलेशन जो है ना अननेसेसरली इंक्रीज होती जाएगी एकदम से, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो वो भी दिक्कत है। हुआ क्या, डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो घास ज्यादा खाते जा रहे हैं, और घास इतनी खाते जा रहे हैं कि घास ही खत्म हो जा रही है। तो ऐसे फूड चेन सिंपल सा एग्जांपल है, इससे क्या होता है ना, फूड चेन में एक इम्बैलेंस आ जाता है। तो क्लियरली कोई भी एनिमल हो, कोई भी लिविंग थिंग हो ना, उसका बहुत जरूरी है अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना, ताकि जो है फूड चेन और ये पूरा बैलेंस जो है ना ये मेंटेन रहे। क्लियर है बात, समझ आई? चलो भाई मैम, कहाँ बायो में आ गए हम, आ जाते हैं वापस। सो 50 क्वेश्चंस टोटल थे हमारे। लास्ट में सभी को पता है क्या करना है ना, नीचे कमेंट्स सेक्शन में आपको फटाफट से, बाकी स्टूडेंट्स को तो पता ही है, वो हर बार बताते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर, जितना स्कोर आया घबराना नहीं, कम आए ज्यादा आए, 40 आउट ऑफ 50 आया, 35 आया, इससे भी कम आया चलेगा, है ना, स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहां चेक करूंगी, एंड आप अपनी प्रोग्रेस जो है आने वाले सभी चैप्टर्स में आप इसे कैलकुलेट करते जाएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एमसीक्यूज। आपको बता देती हूँ हमारे चैनल के बारे में, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो कि आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। यानी ये जो पूरी क्लास 10th की तैयारी है ना इंग्लिश की, वो है मेरी जिम्मेदारी, आपको बस जो है लेक्चर्स टाइम पे अटेंड करने हैं, पूरा कोर्स फ्री है। डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट में क्या होता है, जितने भी चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, सब सीक्वेंस वाइज अरेंज हैं। ये सारे बोर्ड्स के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।